Hello everyone, welcome to the today's session of the tutorial. So let's begin with our class. So the title for the today's editorial is Bond Supremacy on Vice President Jagdeep Dhankar's remarks and the basic structure doctrine. ठीक है, तो I have also translated the entire article in Hindi also. So if you are having any problem in understanding anything in English, you can infer it from Hindi as well. ठीक है, so इस टाइटल का मतलब क्या है? So the meaning of the title is बॉन्ड सुप्रमेसीज पाबंदी बरा वर्चस्व. ठीक है, मतलब सुप्रमेसी, हु इज़ मोर सुप्रीम द हियर. आप अब जब आगे आर्टिकल को पढ़ोगे सो यहाँ पे हमें कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देगा गवर्नमेंट के बीच में और सुप्रीम कोर्ट के बीच पे. तो तभी हमें पता चलेगा कि आखिर इस टाइटल से ऑथर क्या कहना चाहते थे. ठीक है, तो हु इज़ मोर सुप्रीम. तो ये बात कहाँ से आई थी, ये बात कहाँ से स्टार्ट हुई? जब वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे जगदीप धनकर जी, उन्होंने कुछ रिमार्क्स पास किए जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है. अब ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है, ये जब आर्टिकल पे ये वर्ड आएगा मैं आपको तभी समझा दूंगा. ठीक है, सो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की टिप्पणी और बुनियादी ढांचे का सिद्धांत. ठीक है, सो ये था हमारा हिंदी में ट्रांसलेशन. पार्लियामेंट्री सवर्निटी. ठीक है, ये जो ईज एंड एन फिर फर्स्ट ऑफ ई टी है ना, इसका मतलब होता है इज़ नॉट. ठीक है, हम इसको कैसे पढ़ते हैं? इजंट. पार्लियामेंट्री सवर्निटी इजंट अंडन बाय द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के जरिए संसदीय संप्रभुता को कतई नष्ट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, सवर्निटीज संप्रभुता. ठीक है, सो जो ये अब ये सभी जो ये टाइटल है ना, आज का टाइटल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. आप जब ऐसे ही पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर क्यों ऐसा ऑथर कह रहे हैं कि पार्लियामेंट की जो संप्रभुत्वता है उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता है इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से. तो आखिर ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है क्या, ये मैं आपको अभी थोड़ा सा इसका डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा, पर इसका थोड़ा सा आइडिया अभी आपको दे देता हूँ. ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है ना, ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाए थे. अगर क्यों बनाए थे सुप्रीम कोर्ट ने, कि अगर कोई भी इंडिया में लॉ या फिर कोई भी प्रिंसिपल्स कुछ भी अगर इंडिया में पास होता है, कोई भी एक कानून बनता है, तो अगर वो इन प्रिंसिपल्स को, ये जो इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में जो प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, अगर उसको वॉयलेट करता है तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा. ठीक है, तो आपके लिए इतना काफ़ी है, आगे हम फिर पढ़ेंगे. ठीक है, इट इज़ fairly well known that parliamentary legislation is subject to two limitations. ठीक है, it is well known मतलब ये सबको पता है, ये बात ये ना कॉमन सी है कि पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन मतलब जो रूल्स बनाते हैं, जो अगर कोई कानून पास होता है पार्लियामेंट से, तो उसको सिर्फ ख़त्म करने की उसको कहीं पे भी रुकावट आने के या फिर ख़त्म होने की सिर्फ दो ही लिमिटेशंस हैं. कौन से हैं वो दो लिमिटेशंस? अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर जब हम देखते हैं तो कोई भी कानून को रोकने का अधिकार या फिर कोई भी कानून को रोकने का जो वो सिचुएशन होता है ना, तो वो सिर्फ दो ही केसेस पे आ सकता है. कौन से हैं वो केसेस? वन इज़ द जुडिशियल रिव्यू. ठीक है, judicial review or the power of constitutional courts to review legislation for possible violation of any fundamental right. तो पहला कौन सा है वो लिमिटेशन जहाँ पे कोई भी एक कानून इम्प्लीमेंट होने से रोका जा सकता है? फर्स्ट इज़ जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होते हैं. अभी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स फॉर्म किए गए थे ताकि हमारे इंडिया के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके. ठीक है, तो इन कोर्ट्स के पास पावर है कि अगर कोई भी लेजिस्लेशन मतलब कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट से पास होता है और अगर वो किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है, तो ये कोर्ट उसको रिव्यू कर सकते हैं, तो वहाँ पे रुकावट आ सकती है. दूसरी कौन सी है? अनदर इज़
that no amendment of the constitution should have the effect of destroying any of its basic features. ठीक है, while the first limit तो सेकंड क्या है, कोई भी अमेंडमेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन में होता है उसका इफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक फीचर्स है ना ऑफ इट्स, ये इट्स किसके लिए लगा है, ये इट्स कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लगा है। तो कोई भी अमेंडमेंट्स अगर कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक फीचर्स हैं ना उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए वो अमेंडमेंट। अगर वो इसको डिस्ट्रॉय नहीं करती है तो ठीक है, आप उस अमेंडमेंट को आगे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर वो अमेंडमेंट आपकी डिस्ट्रॉय कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स को तो वो वहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, दिस इज़ थोड़ा यहाँ पे आपको हिस्ट्री बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये येलो कलर पे क्यों है, बिकॉज यहाँ पे मैंने इस वर्ड्स के मीनिंग लिखे हैं तो वो आपको समझाने हैं। ठीक है, ओके, सो वाइल द फर्स्ट लिमिटेशन, ये जो फर्स्ट लिमिटेशन थी ना कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स इसको रिव्यू कर सकते हैं, ये कहाँ पे लिखा गया है, इज सेट आउट इन द आर्टिकल 13। ये आर्टिकल 13 में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ये लिखा गया है अंडर विच लॉज इनकन्सिस्टेंट, मतलब जो कानून जो लॉज हैं वो अगर इनकन्सिस्टेंट मतलब नॉट कॉम्पिटेबल, इंडिया के सिचुएशन के हिसाब से अगर वो कॉम्पिटेबल नहीं है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कॉम्पिटेबल नहीं है, इंडिया के फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से कॉम्पिटेबल नहीं है तो, या और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, या फिर डेरोगेट कर रहे हैं मतलब एन एग्जेम्पशन और रिलैक्सेशन, मतलब फंडामेंटल राइट्स को ही एग्जेम्प्ट कर दे रहे हैं, वो कानून इम्प्लीमेंट करने में लोगों के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स की अनदेखी हो रही है, तो वो लॉज क्या हो जाएंगे, वाइड हो जाएंगे। वाइड मतलब नॉट वैलिड, इलीगल, लीगली बाइंडिंग नहीं होंगे हम पे। ठीक है, तो अगर तो ये आर्टिकल 13 में लिखा है कि कोई भी लॉ अगर इनकन्सिस्टेंट है, डेरोगेटरी है, जो अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को वो डेरोगेट करता है, इनकन्सिस्टेंट है हमारे फंडामेंटल राइट्स है, तो वो वाइड हो जाएगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना नल एंड वॉइड। ठीक है, यहाँ पे वॉइड मतलब नॉट वैलिड। ठीक है, एक वाइड होता है खाली, शून्य, वो खाली वाला नहीं, यहाँ पे नॉट लीगली बाइंडिंग वो मीनिंग है। और जो सेकेंड लिमिटेशन है वो कहाँ पे लिखा है या फिर उसका हमें रूट कहाँ से मिलता है, इज़ बेस्ड ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इवॉल्व्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है, स्टेटेड प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। तो ये एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जिसका नाम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन रखा गया है, और ये किनके द्वारा बनाया गया है, इवॉल्व्ड मतलब किन से ये उभरा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बनाया है। ठीक है, यह सर्वविदित है कि संसदीय विधि निर्माण भारत के संविधान के तहत 2 किस्म की पाबंदियों के अधीन है। पहली पाबंदी न्यायिक समीक्षा या किसी मौलिक अधिकार के संभावित उल्लंघन की स्थिति में कानून की समीक्षा करने की संवैधानिक अदालतों की शक्ति। ठीक है, वो फर्स्ट वाला इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के द्वारा रिव्यू करना। दूसरी पाबंदी, जो दूसरा लिमिटेशन है, दूसरी पाबंदी यह है कि संविधान में किसी भी संशोधन का प्रभाव इसके यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी मूलभूत खासियतों को नष्ट करने वाला नहीं होना चाहिए। मूलभूत खासियतों को इस फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, पहली पाबंदी अनुच्छेद 13 यानी कि आर्टिकल 13 में निर्धारित की गई है, जिसके तहत मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाला कानून शून्य होता है। शून्य इज़ वॉइड। ठीक है, असंगति इज इनकन्सिस्टेंट, और अल्पीकरण मतलब डेरोगेशन, मतलब उसको उसकी अहमियत को कम करता है। ठीक है, किसी फंडामेंटल राइट्स को अल्पीकरण मतलब उसकी अहमियत को अगर वो अल्प मतलब कहीं पे रोक देना। ठीक है, अल्प विराम हम कहते हैं ना हिंदी में, तो कहीं पे अगर हमारे फंडामेंटल्स को रुकावट आती है तो वो शून्य हो जाएंगे, मतलब वाइड हो जाएंगे। ठीक है, शून्य होते हैं। ओके, जबकि दूसरी पाबंदी सुप्रीम कोर्ट द्वारा विकसित बुनियादी ढांचे के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो वो दूसरा जो लिमिटेशन वो किससे आया है, सुप्रीम कोर्ट के ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है। तो मैंने जैसे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए थे, अगर इन चीज़ों का अगर यही है वो प्रिंसिपल्स, तो अगर इन चीज़ों का वायलेशन होता है कानून को बनाने में, तो इनमें से किसी भी एक का
तो वो कानून वहीं पे रद्द किया जाएगा, ठीक है। चाहे आप उसको पार्लियामेंट से कितनी भी मेजॉरिटी मिली हो, प्रेसिडेंट का कितना भी उसको उसका यू नो प्रेसिडेंट भी अगर उसको पास कर देते हैं, पर अगर इन फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो वो कानून वहाँ पे रद्द हो जाएगा, ठीक है। आप इसे पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट, एक्चुअली ये जो पेज है ना, ये आपका आर्टिकल में नहीं है, आपको समझ में आए इसीलिए मैंने एडिशनली ये स्लाइड यहाँ पे लगवाई है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखर रिमार्क्स क्वेश्चनिंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो जगदीप धनखर जी हैं, उन्होंने सवाल उठाए, ये जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन देखा उस पर सवाल उठाए। प्रोपाउंडेड इन द लैंडमार्क, और ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहाँ से प्रोपाउंड हुआ था, मतलब कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कब बनाया था ये, केशवानंद भारती केस 1973। तो 1973 में ये केस चला था। ये एक आप केस स्टडीज़ करते हो ना, तो ये एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो उस केस के जजमेंट में इन्होंने ये डॉक्ट्रिन बनाया था, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बनाया था, ठीक है। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। आपका द लैंडमार्क केशवानंद, मतलब ये कहाँ पे बनाया था। तो अब यहाँ से आपको यहाँ से कनेक्ट करना है, ठीक है। कैसे कनेक्ट करते हैं पढ़ने वक्त, अगर आप ऐसे पढ़ोगे जैसे अब मैं पढ़ रहा हूँ, प्रोपाउंडेड इन द लैंडमार्क केशवानंद भारती केस डज नॉट रिफ्लेक्ट, तो आपको क्या लगेगा कि ये डज नॉट रिफ्लेक्ट केशवानंद भारती केस के लिए लगा है, पर नहीं, ये डज नॉट रिफ्लेक्ट है ना, ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के लिए लगा है। आपको ऐसे पढ़ना है, अब मैं जैसे पढ़ रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चनिंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन प्रोपाउंडेड इन दिस केस इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द करेक्ट पोजिशन ऑफ लॉ। तो जगदीप धनखर क्या कह रहे हैं, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, प्रोपाउंडेड इन द ये, तो यहाँ से मुझे इसको मार्क करना चाहिए था, यहाँ से लेके यहाँ तक कहाँ पे है, हाँ 1973 तक, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो हम डायरेक्टली अब यहाँ पे आएंगे, क्वेश्चनिंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन डज नॉट रिफ्लेक्ट द करेक्ट पोजिशन ऑफ लॉ। तो जगदीप धनखर जो हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट, वो कह रहे हैं कि हमारे लॉ की करेक्ट पोजीशन नहीं दिखाता है ये, मतलब सही से डिसीजंस नहीं आते हैं इस बेसिक स्ट्रक्चर और डॉक्ट्रिन के वजह से, ठीक है। इन हिज व्यू द बेसिक्स, इनके हिसाब से जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है उसने क्या किया है, हैज़ यूसर्प्ड का मतलब होता है टेक अ पोजिशन ऑफ पावर और इम्पोर्टेंस इलीगली और बाय फोर्स। तो इसने मतलब छीन लिया है हमसे, क्या छीन लिया है, पार्लियामेंट्री सवर्निटी को, पार्लियामेंट की जो संप्रभुत्वता है, सवर्निटी मतलब संप्रभुत्वता, तो उस संप्रभुत्वता को इस डॉक्ट्रिन ने छीन लिया है, एंड गोज अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक इम्परेटिव दैट द इलेक्टेड लेजिस्लेटर शुड रेन सुप्रीम, ठीक है। आपको REIGN को रेजिन नहीं पढ़ना है, रेन पढ़ना है, रेन सुप्रीम। तो क्या कह रहे हैं जगदीप धनखड़ यहाँ पे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ने हमारे से पार्लियामेंट का जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो छीन लिया है, और ये अगेंस्ट जाता है, और किस चीज़ के ये अगेंस्ट जाता है, जो डेमोक्रेटिक का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कौन सी है वो, डेमोक्रेसी की इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इलेक्टेड लेजिस्लेचर, मतलब जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है वो रूल करना चाहिए, वो कानून को बनाना चाहिए, ठीक है, उनकी चलनी चाहिए। तो ये ना हो के, और ये ना हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, किस लिए, क्योंकि तो इस डॉक्ट्रिन ने यूसर्प कर लिया है हमसे, हमारा पावर छीन लिया है, हम कोई भी डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं इस डॉक्ट्रिन की वजह से। कोई भी हम लॉ बनाते हैं और उस पे से कुछ भी कोई एक ऐसी चीज़ आती है जो इस डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट चली जाती है, फिर वो नल एंड वॉइड हो जाता है हमारे जो कानून बनते हैं। हिज पर्टिकुलर कंसर्न सीम्स जस्टिफाइड। तो ऑथर कह रहे हैं कि हाँ, उनकी बातें जस्टिफाइड भी लगती हैं। क्यों जस्टिफाइड लगती हैं, दैट द सुप्रीम कोर्ट प्रिवेंटेड द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। तो यहाँ पे इन अ वे ऑथर ने टॉन्ट मारा है इनको कि
ऑथर ने ऐसे टॉन्ट मारा कि हाँ चलो ठीक है, आपकी बात भी हम समझ ही सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि तो सुप्रीम कोर्ट ने आपको प्रिवेंट मतलब रोका था ना। किस लिए रोका था? कि एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बनाया जाए। तो ये कमीशन किस लिए बनाया जा रहा था? ये एक कमीशन थी, बॉडी थी, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एक कमेटी थी जो जो कि क्या काम करेगी? अपॉइंट करेगी जजेस को टू द सुपीरियर कोर्ट्स इन द कंट्री। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये अपॉइंट करेगी, ये कमिटी, ये कमीशन, फ्रॉम कमिंग इन टू द एग्जिस्टेंस। तो क्या चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस होंगे ना, वो इस कमिटी के द्वारा ही आगे जाएं। और ये कमेटी कौन चलाएगा? ये कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट चलाएगी। तो इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था, ठीक है, फ्रॉम कमिंग इन टू एग्जिस्टेंस बाय स्ट्राइकिंग डाउन द रेलेवेंट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट्री लॉ टू गिव इट इफेक्ट। मतलब पार्लियामेंट्री से इसको लीगल इफेक्ट नहीं दिया गया और स्ट्राइक डाउन कर दिया। स्ट्राइक डाउन कर दिया मतलब वहीं पे नल एंड वाइड ख़त्म कर दिया गया, ठीक है, उस अमेंडमेंट को जो कॉन्स्टिट्यूशन में की गई थी। ऐसा पारित हुआ था हमारे पार्लियामेंट में कि ऐसा अमेंडमेंट हम कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो संसद से तो पारित हो गया था। पर हमने जो पढ़ा था ना फर्स्ट लिमिटेशन की, कोर्ट्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स वो रिव्यू कर सकते हैं, तो वो इसे रिव्यू करते हुए इनको रोक दिया गया, प्रिवेंट कर दिया गया, प्रिवेंटेड। हमने पढ़ा ना यहाँ पे, कहाँ चला गया यार, हाँ, तो प्रिवेंट किया गया था कि ये कमीशन ना बने सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती थी इस कमीशन को, और वो जो चाहते थे वही जजेस आते थे, और उनके जजेस आते थे तो डिसीजन भी ऑफ कोर्स जो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में होता था वही डिसीजन पास होते थे। सो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बॉडी को बनाने से इनकार कर दिया गया, ठीक है। तो ये आर्टिकल आप, ये पैराग्राफ हिंदी में भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो, ठीक है। द आइडिया दैट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन अंडरमाइंस पार्लियामेंट्री सवर्निटी इज सिंपली रॉन्ग। तो ऑथर कह रहे हैं कि ये जो जगदीप धनखड़ जी कह रहे हैं ना कि हमारे पार्लियामेंट्री की जो पावर है, संप्रभुत्वता है, वो छीनी जा रही है, ये बुनियाद की, पूरी तरीके से गलत है, ठीक है, बेबुनियादी है, इलॉजिकल सी है। पार्लियामेंट्री सवरीन इन इट्स डोमेन, तो कहते हैं पार्लियामेंट अपने तरीके से सशक्त है, जो कि उनका काम करने में अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑलरेडी ले डाउन किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्लियामेंट को वो सही तरीके से करता है, ठीक है, काम कर रहे हैं। बट इट इज़ स्टिल बॉन्ड बाय द लिमिटेशंस इम्पोज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, पार्लियामेंट को खुद के पावर्स तो हैं ही, पर ठीक है कुछ कुछ लिमिटेशंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने इम्पोज किया, जो कि हमने पढ़ा, फर्स्ट एंड सेकंड लिमिटेशन। मिस्टर धनखड़ सीम्स टू हैव अ प्रॉब्लम विथ एनी सॉर्ट ऑफ लिमिटेशन ऑन द पार्लियामेंट्री जुडिस्डिक्शन टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। पर मिस्टर जगदीप धनखड़ को क्या प्रॉब्लम है? उनको ऑथर कह रहे हैं कि धनखड़ जी को तो ये प्रॉब्लम है कि कोई भी लिमिटेशंस ना हो, ठीक है। हमारे पार्लियामेंट में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा ही लिखा गया है ना कि 2 लिमिटेशंस हैं, पर धनखड़ जी तो चाहते हैं कि कोई लिमिटेशन ना हो, एनी सॉर्ट ऑफ लिमिटेशन, मतलब कोई भी लिमिटेशन ना हो हमारे पार्लियामेंट में, हमारे कानून बनाने की प्रक्रिया में हमें कोई बाधा ना आए, ठीक है। जगदीप धनखड़ जी तो ऐसा चाहते हैं, ऐसा ऑथर कह रहे हैं। Surely he could not have forgotten that the basic structure doctrine had helped save the constitution from being undermined through the misuse of the parliamentary majority. तो फिर से टॉन्ट मारते हुए ऑथर जगदीप धनखड़ जी को कह रहे हैं कि शायद वो ना भूले हैं, शायद वो भूले ना हो, तो ही कुड नॉट हैव फॉरगॉटन, वो भूले ना हो तो ये बात मैं उनको याद दिला दूँ कि इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की वजह से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने में बहुत सी मदद मिली है, फ्रॉम बीइंग अंडरमाइन मतलब किसी भी चीज़ की वैल्यू को कम कर देना, कम आंकना, ठीक है। क्यों कम आंकते थे? थ्रू द मिस यूज़ ऑफ पार्लियामेंट्री मेजोरिटी, मतलब जो भी मेजोरिटी में पार्टी आती थी, जो भी मेजोरिटी में गवर्नमेंट आती थी, जो भी पार्टी आती थी मेजोरिटी में, वो आके अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर देती थी, जैसे जो उनको ईजी लगता हो, जिससे उनके काम बनते हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर देती थी, अमेंड कर देती थी। तो ऐसे तो भाई हर एक 5 साल में अलग पार्टी आती थी, अपने तरीके से, उनके अपने विचारधारा से वो अमेंडमेंट्स कर देती थी। एक पार्टी के लिए सपोज़ कोई भी एक राइट है, ठीक है, राइट टू हैव फूड,
ठीक है, राइट टू हैव एजुकेशन, राइट टू हैव शेल्टर, ये सभी जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं ये किसी एक पार्टी के लिए फंडामेंटल राइट हो सकते हैं और किसी दूसरे पार्टी के लिए नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो जब कल जो वो दूसरी पार्टी चली जाएगी फिर से उस अमेंडमेंट को चेंज कर दिया जाएगा, तो ऐसे तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन की कोई वैल्यू ही नहीं करता था। ठीक है, जो मेजोरिटी में पार्टी आती थी बस उसे हर बार चेंज करते जाती थी। तो ऑथर कह रहे हैं शायद जगदीप धनखड़ जी ये भूल रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ऐसी दूरदशा होने से इसी डॉक्ट्रिन ने हमें बचाया है, ये उनको भूलना नहीं चाहिए। द मेन पर्पज़ ऑफ द डॉक्ट्रिन इज़ टू इंश्योर, जो मेन पर्पज़ है, मुख्य मकसद क्या है इस डॉक्ट्रिन का, कि फंडामेंटल फीचर्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर नॉट लेजिस्लेटेड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, आर नॉट लेजिस्लेटेड आउट ऑफ, मतलब कानून का जो हम कोई भी एक अमेंडमेंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई भी एक लॉ ला के हम कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक फीचर्स हैं ना, जो फंडामेंटल फीचर्स हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, कोई भी उसे ख़त्म ना कर सके, कोई भी उसे आउट ऑफ एग्जिस्टेंस मतलब उसे बाहर फेंक ना सके। डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन का यही मकसद है कि फंडामेंटल राइट्स हमेशा के लिए भारतीय नागरिकों को मिलते रहें। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जगदीप धनखड़ जी चाहते हैं कि जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं उसे हम निकाल के फेंक दिया जाए, नो ऐसा नहीं है। पर वो कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स लाते, मतलब वो ना कुछ अमेंडमेंट करते होंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करते होंगे, तो इसीलिए एक पॉइंट उन्होंने कहा कि जगदीप धनखड़ जी को ये बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात चल रही है ना ये सभी की चल रही है, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर पार्टी या फिर एक पर्टिकुलर पर्सन के नहीं है। तो ये बात सभी को जाननी चाहिए कि आज तक जो 75 ईयर्स हमारे हुए हैं, तो उन सभी पार्टीज़ को ये याद रखना चाहिए कि इसी डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन के वजह से जो भी पार्टी आज तक हमारे देश में मेजॉरिटी में आई है उसने कॉन्स्टिट्यूशन को ख़राब करने से इसी डॉक्ट्रिन ने बचाया है। ठीक है, उनके द्वारा ख़राब होने से बचाया है। ठीक है, होप दिस पैराग्राफ इज़ क्लियर। इट हैज़ बीन इन्वोक्ड टू स्ट्राइक डाउन अमेंडमेंट्स ओनली इन फ्यू केसेस बट मैनी अदर्स हैव सर्वाइव्ड द बेसिक स्ट्रक्चर चैलेंजेस। तो ऑथर कह रहे हैं कि कुछ ही केसेस में, जो कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जो नेशनल कमीशन था वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के, तो ऐसे कुछ ही केसेस हैं जिसमें इस डॉक्ट्रिन ने अमेंडमेंट्स को स्ट्राइक डाउन किया है, बाकी सभी ने सर्वाइव किया है, मतलब बाकी सभी लॉज ने इस डॉक्ट्रिन को क्लियर कर दिया, इस डॉक्ट्रिन के हिसाब से थे तो वो कानून भी बन गए। ऐसे कुछ ही केसेस हैं जिनके वजह से, इस डॉक्ट्रिन के वजह से कानून वो नहीं बन पाए हैं। ठीक है, पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी इज़ transient but essential features of the constitution such as the rule of law, parliamentary form of the government, separation of powers, idea of equality, free and fair elections ought to be perennially protected from legislative access। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑथर पार्लियामेंट्री में जो मेजॉरिटी आती है, मतलब ठीक है वो इम्पॉर्टेंट है, ट्रांजिएंट है, पर ये बात भी इसेंशियल है, ये बात भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ये बात भी ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। जो रूल ऑफ लॉ है, मतलब अगर कोई भी कानून पारित होता है देश के संसद से और जो सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सेप्ट करता है तो वो सबको मानना चाहिए, रूल ऑफ लॉ। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट को जो जनता ने इलेक्ट किया है जिस गवर्नमेंट को, वही पार्लियामेंट में बैठनी चाहिए। सेपरेशन ऑफ पावर्स, तो पावर्स का सेपरेशन है ना, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं, तो ये जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है। ठीक है, तो और आइडिया ऑफ इक्वालिटी, मतलब जो सबके बीच में इक्वालिटी का एक सेंस बना रहा है, और जो देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि पेरिनियली मतलब सतत हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहिए फ्रॉम लेजिस्लेटिव एक्सेस मतलब जो मेजॉरिटी में पार्टी आती है, तो मेजॉरिटी में अगर पार्टी आती है तो उनके हिसाब से अगर कुछ नहीं होता है तो वो शायद फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ना करवाएं, वो इक्वालिटी के आइडिया को ड्रॉप कर दें और अपने ही चलाते जाएं। और पावर्स जो सेपरेशन है, जो स्टेट गवर्नमेंट को शायद कुछ भी पावर्स ना दे, खुद की ही चलाते जाएं। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन ने ही बचा के रखा है। और
इन चीज़ों को हमें हमेशा बचा के रखना चाहिए फ्रॉम मेजॉरिटी। अगर आगे भी हमारे देश में जो कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में आती है तो उन्हें ये सब वो इस सभी चीज़ों का मिसयूज़ ना करें, ये सब चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनी रहें, हमें ऐसा प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है। इट मे बी ओपन टू न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट assembly to come up with another constitution that changes these fundamental concepts, but a legislature formed under current constitution cannot be allowed to change its core identity। तो यहाँ पे फिर से ऑथर ने कड़े शब्दों में निंदा की कि अगर आप चाहते हो ना कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाए, सब कुछ आपके चीज़ों से चल जाए, तो आप अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन ला दीजिए, आप उसमें चेंजेस करते बैठ जाइएगा। पर अब का जो लेजिस्लेचर है ना, फॉर्म अंडर करंट कॉन्स्टिट्यूशन, तो अब की जो कानून स्थिति है ना, इसमें आप कोई भी बदलाव कैन नॉट बी अलाउड टू चेंज, इसमें कुछ भी आपको अलाउ नहीं है चेंज करने के लिए। इसकी कोर आइडेंटिटी मतलब कोर मतलब जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप अपना कानून लाइए, आपके हिसाब से चलाइए, वो आप बदलते रहिएगा, ठीक है, हमें उससे कोई संबंध नहीं है। पर अभी हमारी जो ये संविधान के हिसाब से अब जो सिस्टम चल रहा है, इसमें हम आपको कोई बदलाव नहीं करने देंगे, ठीक है। सो व्हाट इज़ द टोन ऑफ दिस आर्टिकल, ये क्लियरली हमें पता चल रहा है कि क्रिटिकल इज़ द टोन ऑफ दिस आर्टिकल। ऑथर ने क्रिटिसाइज़ किया है जगदीप धनखड़ जी के रिमार्क्स को, ठीक है। तो वी कैन से दैट क्रिटिकल इज़ द टोन, ठीक है। अब हम आ जाते हैं वोकैबुलरी टेस्ट पे। आपको इन सभी वर्ड्स का मीनिंग कमेंट सेक्शन में लिखना है ताकि आपको बहुत लंबे समय तक इन वर्ड्स का मीनिंग याद रहे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने आर्टिकल पे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं आपको अपने हर एक सेशन पे आर्टिकल देता हूँ जिस पे आपको लिखना होता है, ऐसे लिखना होता है, ठीक है। तो इससे आपको अपने मेंस सेक्शन में बहुत ही हेल्प होगी। तो आज का टॉपिक है राइट एन आर्टिकल ऑन द राइवलरी ऑफ द जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर इन इंडिया, ठीक है। तो जुडिशरी क्या होता है, हमारे जो ये कोर्ट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होता है, यू नो थ्री पिलर्स हैं हमारे डेमोक्रेसी के, जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है। जुडिशरी जो होता है वो कोर्ट्स एंड ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स वो सब होते हैं, ठीक है। एंड लेजिस्लेचर जो हमारी गवर्नमेंट होती है, ठीक है। तो इनके बीच में जो राइवलरी चल रही है ना आजकल, तो आप उस पर लिख सकते हो। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस आर्टिकल जो हमने अभी पढ़ा, उससे आप पॉइंट्स लेके इस आर्टिकल को लिख सकते हो। और जो हमने पिछले एडिटोरियल्स भी किए थे इसके रिगार्डिंग, ठीक है, जो कोरिजिम था उसके रिगार्डिंग में हमने किया था, तो यू कैन टेक द पॉइंट्स फ्रॉम दोज आर्टिकल्स एज वेल, ठीक है। ओके, ठीक है। सो दिस वॉज इट फॉर द टुडेज क्लास, होप यू हैव लाइक्ड इट। इफ़ यू आर लाइक इट, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, चाहे वो किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवेज़ हो, इंश्योरेंस हो, आरबीआई का एग्ज़ाम हो। इनफैक्ट यूपीएससी वालों के लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। इनफैक्ट योर हाई स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए भी ये आर्टिकल बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। चाहे वो डिफेंस हो, डिफेंस एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। एंड इनफैक्ट यू कैन शेयर दिस आर्टिकल विथ योर फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो, उनके जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी उनके लिए आर्टिकल बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। So don't forget to like, share this session and also don't forget to subscribe to my channel, ठीक है, ताकि आपको टाइम टू टाइम सभी अपडेट्स मिलते रहें, ठीक है। So now I'll be winding up. Bye bye everyone and take care.